206 सीटें। एक ही दिन में 15 साल की सरकार अचानक खत्म हो गई। जो 15 साल से बंगाल की मालिक थी, वो दीदी आज अपने ही घर, अपने ही मोहल्ले भवानीपुर में हार गई। ये कोई आम इलेक्शन नहीं था, एक औरत का दर्द इस बार बैलेट बन गया। पर सवाल ये है कि जिस बीजेपी के पास 2011 में 0 सीटें थीं, उसने ये सब किया कैसे? और जो बंगाल कभी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, वो आज उड़ीसा और राजस्थान से भी पीछे कैसे छूट गया? कब हुआ ये सब? आज हम यही देखेंगे। 3 कहानियां जो एक साथ चलती हैं। ममता बनर्जी का गिरना, बंगाल का बर्बाद होना और बीजेपी का 0 से तख्त तक का सफर। तारीख थी 4 मई 2026। देश आजाद होने के बाद से आज तक बंगाल में इतने लोगों ने कभी एक साथ वोट नहीं डाला था। 92.47% वोटर टर्नआउट। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलते हैं तो वो सिर्फ सरकार चुनने नहीं आते, वो पूरा हिसाब करने आते हैं। 2021 में जहां टीएमसी के पास 215 सीटें थीं और बीजेपी के पास सिर्फ 77, इस बार सब कुछ पलट गया। नंबर पूरी तरह से घूम गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा भवानीपुर में। ये दीदी का अपना गढ़ था, जिसका एक वीडियो इलेक्शन से पहले आया था। दीदी स्टेज से उतर रही थीं और लोगों से बेहद मायूसी से कह रही थीं, अगर हो सके तो मुझे वोट देना। उस काउंटिंग सेंटर के बाहर जहां से ममता बनर्जी ये जनादेश लूटा गया है कहती हुई बाहर निकली, वहां उनके खुद के लोग नारे लगा रहे थे, घोटालेबाज ममता दूर हटो। ये कोई मामूली नतीजा नहीं था, ये एक युग का अंत था। लेकिन जो लोग आज उन्हें रोते हुए देख रहे थे, उन्हें एक बार याद करना होगा कि आखिर दीदी थी कौन। 2011 का साल था। बंगाल में 34 साल से चल रहा लेफ्ट फ्रंट का राज किसी से हिला नहीं था। तब एक औरत अकेले पूरे सिस्टम से टकरा गई थी। बंगाल ने पहली बार किसी औरत को अपना मुख्यमंत्री चुना था और कुर्सी पर बैठते ही उनका पहला फैसला क्या था? सिंगूर के किसानों को उनकी 400 एकड़ जमीन वापस लौटाना। उस वक्त बंगाल ने उनमें एक लीडर नहीं, एक माँ देखी थी, एक ऐसी प्रोटेक्टर, एक ऐसी फाइटर जिसे लोग प्यार से दीदी बुलाते थे। 2011, 2016 और फिर 2021 लगातार 3 बार बंगाल ने उन्हें जीत दिलाई। 2021 में तो दीदी ने अकेले पूरी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत कर दिखाई। सबको लगा दीदी को अब कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर कुछ हुआ। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बंगाल ने जो दीदी को अपना समझा था, वो दीदी बदल गई। ये गिरना सिर्फ आज का नहीं है, ये कहानी है बंगाल की उस बर्बादी की जिसे पिछले कई दशकों से छुपाया गया। एक वक्त था 1960 का दशक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल, ये इंडिया के 3 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स थे। बंगाल अकेला इंडिया का 10.5% पैसा बनाता था। महाराष्ट्र और तमिलनाडु आगे बढ़ते गए, पर एक दिन बंगाल रुक गया। 1967 के बाद जब कांग्रेस गई तो वहां बिजनेस का माहौल बिगड़ने लगा। फिर आए लेफ्ट वालों के 34 साल। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में हड़तालें हुई, बिजनेस को दुश्मन माना गया और बड़ी इंडस्ट्री वहां से भागने लगी। लोगों को लगा टीएमसी आएगी तो कुछ ठीक होगा, पर टीएमसी के 15 साल में इस पुरानी बीमारी को सिर्फ एक नया नाम मिला। हालत ये हो गई कि पिछले 5 सालों में ही 2200 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने बंगाल छोड़ दिया। अब जब फैक्ट्री बंद होगी, कंपनी भागेगी, तो नौकरी कहां से आएगी? 2015 से 2023 के बीच करीब 30 लाख लोगों की नौकरी चली गई। आज आलम यह है कि जो बंगाल कभी 1960 में पूरे इंडिया की एवरेज इनकम से बहुत आगे था, आज वो 2024 में राजस्थान और उड़ीसा से भी पीछे चला गया है। सरकार का कर्जा 2011 में जो 1.9 लाख करोड़ था, वो 2025 में बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो गया। सोचिए, कोलकाता की किसी छोटी दुकान पर बैठा एक बाप जिसका पढ़ा लिखा बेटा आज काम की तलाश में दूसरे स्टेट चला गया है, उस पर क्या बीत रही होगी। आज 20 लाख से ज्यादा बंगाली अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। जब घर में अंधेरा होता है तो लोग रोशनी ढूंढते हैं, चाहे वो रोशनी किसी भी दरवाजे से आए। 2011 में जो चेहरा और जो वादे एकदम नए और सच्चे लगते थे, 2026 आते आते वो सब पुराने और खोखले लगने लगे थे। इसे कहते हैं 15 साल की थकान। 15 साल सत्ता में रहने के बाद लोग उन्हीं चेहरों और उसी काम करने के तरीके से पूरी तरह ऊब चुके थे, और इस थकान को भयंकर गुस्से में बदला भ्रष्टाचार ने। जब सरकार के अपने ही बड़े बड़े मंत्री जेल जाने लगे तो जनता क्या सोचेगी? पार्थ चटर्जी का टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ज्योति प्रिय मल्लिक का राशन घोटाला, सिंडिकेट राज और कट मनी की बीमारी नीचे जमीन तक फैल चुकी थी। जिन गरीबों ने ममता बनर्जी पर भरोसा किया था, अब उन्हें लगने लगा कि उनके अपनों ने ही उन्हें लूट लिया है। लेकिन सबसे गहरी चोट वहां लगी जहां दीदी सबसे मजबूत थी। बंगाल की महिलाएं, जो दीदी खुद को बेटियों की रक्षक कहती थीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली की घटनाओं के बाद उन बेटियों ने ही उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। आरजीकर में एक डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई और उस पर जो दीदी की चुप्पी रही, उसने बंगाल की आत्मा को झकझोर दिया। संदेश खाली में शेख शाहजहां जैसे नेताओं के जुल्म और फिर भी सरकार की खामोशी। ये चुनाव तब सिर्फ राजनीति नहीं रहा, ये एक माँ का दर्द बन गया। आरजीकर की शिकार बेटी की मां रत्ना देवनाथ
और संदेश खाली की पीड़ित रेखा पात्रा, दोनों ने इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये बंगाल की औरतों का रोष था, जिन्होंने एक निजी त्रासदी को ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। इसके साथ ही बंगाल का सामाजिक ताना बाना भी तेजी से बदल रहा था। सालों से चली आ रही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बीजेपी ने इस बार पूरी तरह से पलट दिया। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। टीएमसी हमेशा उन पर निर्भर रही, लेकिन इस बार लेफ्ट कांग्रेस और एजेयूपी जैसी पार्टियों ने उस मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। और दूसरी तरफ जो शहरी हिंदू वोटर था, वो पूरी तरह से गोलबंद होकर बीजेपी के साथ जा खड़ा हुआ। और जो बची खुची कसर थी, वो पूरी कर दी चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के रिवीजन ने। चुनाव से ठीक पहले करीब 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये कुल वोटरों का 12% था। अकेले भवानीपुर में करीब 50,000 नाम काटे गए। जो लोग सालों से टीएमसी की ढाल बने हुए थे, वो इस बार वोट ही नहीं डाल पाए। ममता बनर्जी इसे जनादेश की लूट कहती रहीं, लेकिन नुकसान हो चुका था। इन सब के बीच पिस रहा था बंगाल का युवा, वो युवा जो न टीचर बन पाया न कांस्टेबल, क्योंकि हर नौकरी तो किसी न किसी घोटाले में बिक चुकी थी। बंगाल का पढ़ा लिखा बेटा बाहर धक्के खा रहा था। इसलिए इस बार का वोट सिर्फ ममता को हराने के लिए नहीं था, ये वोट उस युवा ने अपनी खुद की जिंदगी और भविष्य बचाने के लिए दिया था। ये एक इलेक्शन नहीं था, ये 15 साल का हिसाब था। अब ये समझना जरूरी है कि ये सब हुआ कैसे। क्या बीजेपी सिर्फ टीएमसी की गलतियों की वजह से जीती? नहीं, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये 20 साल की एक सोची समझी रणनीति थी, एक ऐसी पार्टी का अंडरडॉग सफर जिसे कभी बंगाल में कोई पूछता तक नहीं था। साल 2001 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी। 2006 के विधानसभा और 2004 के लोकसभा चुनावों में 0 सीटें, उनका वजूद तक नहीं था। 2014 में जब मोदी लहर आई, तब भी इनका वोट शेयर 6% से बढ़कर 16% तो हुआ, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में सीटें मिली सिर्फ 3। असली भूकंप आया 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली और यहीं से गेम पलटना शुरू हुआ। टीएमसी के ही सबसे मजबूत नेता शुभेंदु अधिकारी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। वो अपने साथ अंदर की सारी कमजोरियां और हथियार लेकर आए। 2021 में ममता भले ही जीत गई, लेकिन बीजेपी 0 से सीधा 77 सीटों पर पहुंच गई। 10 साल में 0 से 77। अगले 5 साल बीजेपी ने सिर्फ रैलियां नहीं की, हर एक बूथ पर जाकर जमीनी काम किया। उन्होंने बंगाल के गरीब को सीधा प्रधानमंत्री की योजनाओं का सपना दिखाया। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, वो भी बिना किसी सिंडिकेट कट के। नॉर्थ बंगाल पहले से ही बीजेपी का गढ़ था, वहां से वो और मजबूत हुए। मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों में लड़ाई झगड़े की नहीं, एस्पिरेशनल बंगाल यानी तरक्की की बात की, जिसने मिडिल क्लास और बिजनेस करने वालों को अपनी तरफ खींच लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर, जो खुद बंगाल से थे, बीजेपी ने एक इमोशनल रिश्ता भी जोड़ लिया और इसी का नतीजा था 2026 में 206 सीटें, गेम ओवर। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा उसी इंसान का जिस पर ममता बनर्जी कभी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, शुभेंदु अधिकारी। ये इंसान दीदी का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार था, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। भवानीपुर में उन्हें 15,105 वोटों से हराना ये कोई मामूली राजनीतिक बदला नहीं था, ये राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट। भवानीपुर 2011 से ये सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं थी, ये टीएमसी की सबसे पवित्र जमीन थी, ममता बनर्जी का अपना घर। लेकिन इस बार इसी घर में वो सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। याद कीजिए वो पल जब दीदी भवानीपुर में एक स्टेज पर खड़ी थी, बाहर बीजेपी की रैली का शोर गूंज रहा था और वो बेबसी में अपनी ही जनता से कह रही थी, अगर हो सके तो मुझे वोट देना। काउंटिंग के दिन जब फाइनल नतीजे आए तो आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे थे। ममता बनर्जी को मिले 58,812 वोट और शुभेंदु अधिकारी को मिले 73,917 वोट। 15,105 वोटों का वो फासला जिसने बंगाल का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। जिस इंसान पर उन्होंने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था, आज उसी ने उनके सबसे मजबूत किले को ढहा दिया था। जब ममता काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली तो वो बिल्कुल अकेली थी, हार चुकी थी। बाहर उन्हीं की जनता उनके खिलाफ नारे लगा रही थी। सच तो यह है कि भवानीपुर में सिर्फ एक सीट नहीं गई, वहां एक युग का अंत हो गया। बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन असल सच्चाई ये है कि उनका असली इम्तिहान अब शुरू होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा और आयुष्मान भारत का जो वादा किया है, उसे जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं होगा। बंगाल के नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ा डरावना सच खड़ा है, 7 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज। क्या वो 2,200 कंपनियां वापस आएंगी जो बंगाल छोड़कर चली गईं? क्या उन 30 लाख लोगों को दोबारा उनका काम मिलेगा? क्या बंगाल का वो सपना कभी सच हो पाएगा कि वो फिर से पूरे इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने? जाते जाते ममता बनर्जी ने कहा है, हम वापसी करेंगे, लेकिन क्या वो वाकई वापस आ पाएंगी या बंगाल
अब हमेशा के लिए बदल चुका है। बंगाल की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये सत्ता के नशे, भ्रष्टाचार और एक आम आदमी के दर्द की कहानी है। बंगाल ने इस बार दीदी को नहीं चुना, बंगाल ने अपनी जिंदगी चुनी थी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक लाते रहें। लेकिन जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सच में बंगाल को बदल पाएगी, या ये भी उसी पुरानी राह पर चलेगी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।